गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटीसी स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंच जगत की अवधारणा के वर्गीकरण करने में उपयोग में लिए गए आधारभूत लक्षणों के बारे में। जिन लक्षणों के आधार पर पंच जगत का वर्गीकरण किया गया, 5 जगतों का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर पंच जगत की वर्गीकरण के प्रमुख आधारभूत लक्षण। इनमें मुख्य रूप से यहाँ पर 4 लक्षणों को लिया है, जिनमें पहला लक्षण है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की मान्यता। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को उनकी कोशिकीय संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में विभाजित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से जो लक्षण लिया जाता है वो केंद्रक, झिल्ली, केंद्रक और कोशिकांगों को लिया जाता है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है और अन्य सभी कोशिकांग सुसंगठित दोहरी झिल्ली से युक्त होते हैं, वो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और कोशिकांगों की संरचना के आधार पर जीवों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भागों में विभाजित किया जाता है। जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, कोशिकांग सुसंगठित नहीं होते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात ये अनुपस्थित होते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे, और जिनमें उपस्थित होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि रॉबर्ट एच वी टेकर के द्वारा केंद्रक झिल्ली को मुख्य आधारभूत लक्षण मानकर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में विभाजित किया गया। दूसरा लक्षण आता है पोषण प्राप्त करने की विधियां। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए भोजन करता है। जीव द्वारा भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। सभी जीव भोजन ग्रहण करने के अंदर विधियां हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। उन्हीं में कोई जीव किस विधि से भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करता है, इस आधार पे पोषण की विधियां बनी। और जीवों में जिन में पोषण की विधि एक पाई जाती है उसे एक जगत के अंदर रखा गया, उससे भिन्न प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है तो उसे दूसरे जगत में रखा गया। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले पादपों में पोषण की विधियां कि पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है। नंबर 1 है स्वपोषी। इसके अंतर्गत समस्त हरे पादप आते हैं जिनकी कोशिकाओं में हरित लाभक पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उसके बाद दूसरे पोषण की विधि है विषमपोषी। इस विधि में वे पादप आते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते,
और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन पादपों को विषमपोषी पादप कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे पादप आते हैं विषमपोषी में, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए ये भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में पादपों को विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं परजीवी को। परजीवी के अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जो दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे पादप जो दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी इसके अंदर इस प्रकार के पादप आते हैं जो सड़े गले या मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे पादप जो सड़े गले या मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। सहजीवी इसके अंतर्गत संयुग्मित पादप आते हैं। संयुग्मित पादप अर्थात दो ऐसे पादप जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं, उन्हें सहजीवी पादप कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ऐसे पादप जो संयुग्मित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और साथ साथ रहकर के जीवन यापन करते हैं, उन्हें सहजीवी पादप कहा जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। उसके बाद आते हैं कीटभक्षी। ये इस प्रकार के पादप होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। कीटभक्षी के अंदर पादपों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता तो पाई जाती है, लेकिन वे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करके उस नाइट्रोजन का उपयोग वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। ये दलदली मृदा के अंदर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, आप इसमें एग्जाम्पल देखना चाहिए तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, इसके अलावा कलश पादप भी कह देते हैं, नेपेंथिस। ये पादप कीटभक्षी पादपों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जंतुओं में पोषण की विधियां। जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ये पादपों तथा अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि जंतुओं में कैसा पोषण पाया जाता है। अधिकतर जंतु जो हैं वे ठोस पदार्थों के रूप में, अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, निगलते हैं। इस प्रकार के जंतु प्राणीसम जंतु कहलाते हैं। यहाँ पर आप जानेंगे ठोस पदार्थों का भक्षण करने वाले, यानी ठोस पदार्थों के रूप में खाद्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों का भक्षण करते हैं अथवा उसे निगल कर खाते हैं।
वो जंतु प्राणी समभोजी कहलाते हैं। यानी जंतु अधिकांशतः प्राणी समभोजी होते हैं, होलोजैक। इसी प्रकार इसके अंतर्गत अपन नेक्स्ट देखना चाहें शाकाहारी। इसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जंतु आते हैं। केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और जो दूसरे जंतुओं के को मारकर अथवा उनके मांस का भक्षण करते हैं, मांस का भक्षण करने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी में वे जंतु आते हैं जो भोजन के लिए जंतुओं और पादपों दोनों पर निर्भर रहते हैं, यानी पादप और जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, वे सर्वाहारी जंतु आते हैं। इसमें मानव भी आता है, इसके अलावा बिल्ली भी आती है, मेंढक भी आता है। ये अधिकांश जंतु ऐसे हैं जो सर्वाहारी की श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके बाद आता है परजीवी। ऐसे जंतु जो कि दूसरे जंतुओं के शरीर पर रहकर उनसे अपना पोषक पदार्थ अवशोषित करते हैं, यानी दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर जो अपने लिए पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, उन्हें परजीवी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक काय संरचना। काय संरचना के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जीव का शरीर एक ही कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। यदि किसी जीव का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है तो उन जीवों को एक कोश के जीव कहा जाता है। यदि किसी जीव का शरीर एक कोशिका का बना है तो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके अंतर्गत है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम आदि आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ जंतुओं का शरीर है एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जंतु, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना है उन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचजगत की अवधारणा में वर्गीकरण का अंतिम और लास्ट जो वर्गीकरण के लिए आधारभूत लक्षण लिया जाता है वो जगतों का जातिवृत्तीय इतिहास। इसके अंतर्गत यह आता है कि कोई भी जीव अपनी जाति के विकास के इतिहास को दोहराता है तो उसे जातिवृत्त संबंध कहा जाता है। प्रत्येक जीव अपनी जाति के विकास के इतिहास को दोहराता है, रिपीट करता है, वह उसका जातिवृत्तीय इतिहास कहलाता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जीवों का विकास किस तरह से हुआ है। इसमें यह माना जाता है कि सबसे पहले सरलतम अकोशिक जीवों का विकास हुआ। अकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। इसमें प्रोटोवायरस और वायरस आते हैं, इसीलिए इनको सजीवों और निर्जीवों के बीच की
योजक कड़ी कहा जाता है। फिर इनसे विकास हुआ है सरल प्रोकैरियोट्स का। एकोसिक, सरलतम एकोस के जीवों से सरलतम प्रोकैरियोट्स कोशियों के जीवों का विकास हुआ, जिसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है मोनेरा जगत के जीवों को। मोनेरा जगत के जीवों को मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया जाता है, जो कि कोशिकीय की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद मोनेरा जगत से या सरल प्रोकैरियोट्स से प्रोटिस्टा सरल प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों से मोनेरा जगत के बाद प्रोटिस्टा जीवों का विकास हुआ। फिर से सुनिए, सरलतम एकोसिक जीवों का विकास सबसे पहले हुआ, जिसके अंतर्गत प्रोटोवायरस और वायरस आते हैं। इन्हें सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ गुण हैं वो निर्जीवों के पाए जाते हैं और कुछ आंशिक गुण हैं वो सजीवों के भी पाए जाते हैं। इनसे सरलतम प्रोकैरियोटिक जीव का विकास हुआ, जो कि मोनेरा जगत के जीव आते हैं इसके अंतर्गत। अब इनसे या मोनेरा जगत के जीवों से प्रोटिस्टा संघ के विभिन्न जंतुओं का विकास हुआ, जो कि आते हैं प्रोकैरियोटिक इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक हमने शामिल कर लिया है मोनेरा में। यहाँ पर सरलतम प्रोकैरियोट से सरलतम यूकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ, यानी मोनेरा से प्रोटिस्टा का और प्रोटिस्टा से फंजाई का, जिसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इसके बाद प्लांटी और प्लांटी से एनिमेलिया का। इस प्रकार हमने ये जीवों का विकास है जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर देखा है कि किस प्रकार एक जाति अपने विकासीय संबंधों को दोहराती हुई आगे विकास करती है। यहाँ पर हमने पंच जगत की अवधारणा में वर्गीकरण के प्रमुख आधारीभूत लक्षणों का अध्ययन किया है, जिनके आधार पर पांचों जगतों का निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रत्येक जगत के बारे में विशिष्ट लक्षण और उनके अंदर कौन कौन से जीव सम्मिलित किए जाते हैं। थैंक यू।